किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। जैसा कि आप जानते हैं, खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर हम आपके बीच में आते हैं और ऐसे समस्याएं जो कि आपकी खेती में आपको आती हैं उनके हल ढूंढकर हम आपको इस कार्यक्रम में दिखलाते हैं, बतलाते हैं। और आज भी हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं, जी हाँ, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सतीश परसाई जी, जो कि हमें आज हमारे विषय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। तो किसान भाइयों, आज का जो विषय है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। आज हमारा विषय जो है वो खेती में प्रमुख आदानों के बारे में हम बात करेंगे और जो आदान होते हैं कैसे उनको हमारे किसान भाई जो है वो अपने खेती में तैयार रखें और समय समय पर कैसे अपडेट रहें, इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो प्रमुख आदान अगर किसान भाई जो है वो बीज के रूप में दिखता है, तो बीज पे कैसे काम करना है? शुरुआत बीज से ही होती है और मैं तो ये कहूँगा कि कृषि की कल्पना या खेती की कल्पना बिना आदान के की नहीं जा सकती। बिल्कुल। और बीज मूलभूत आवश्यकता है, पहली आवश्यकता किसान की बीज है। तो बीज से हम शुरुआत करते हैं। बीज के संदर्भ में मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सदैव अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित जातियाँ और उन्नत प्रजातियाँ जो भी उपलब्ध हैं उसके क्षेत्र के लिए उनका बीज लें। चाहे वो खरीफ मौसम की फसल हो या अभी जायद की फसलें हमारी लग रही हैं या आगे रबी मौसम में फसल लगाता है, तो कोई भी मौसम की फसल जब लेता है तो अच्छा उच्च गुणवत्ता वाला बीज ले, उसका अंकुरण क्षमता भी वो सुनिश्चित कर ले। 70% या अधिक अंकुरण क्षमता सामान्य रूप से हम कहते हैं किसान भाइयों से, तो वो लगाने के पहले खेत में वो सुनिश्चित कर ले और अच्छी किस्मों का हो और कीट या व्याधियों की कोई रोगों की समस्या उस क्षेत्र विशेष में है तो उनके लिए पहले ये पता कर ले कि कोई प्रतिरोधक बीज या प्रतिरोधक किस्म उपलब्ध है। तो ऐसी किस्म को यदि वो चयन करेगा तो वो उसके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। बिल्कुल। तो बीजों की हम बात कर रहे हैं और मुख्य रूप से किसान भाई इस सिलेक्शन में बहुत भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे भी और अलग अलग जो जानकारी की जो स्रोत होते हैं वहां से हमारे जो किसान भाई हैं वो जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता क्या हमारे क्षेत्र के अनुरूप ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये सुनिश्चित करना चाहिए। आजकल तो प्रचार प्रसार का युग है और बहुत से माध्यम से ये हमको जानकारी मिल सकती है। किसानों के लिए तो शासन ने टोल फ्री नंबर भी बना रखे हैं जिस पर भी तकनीकी ज्ञान मिल सकता है। तो किसान भाइयों को प्रयास करना पड़ेगा, खुद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और खेती बिल्कुल श्रम का व्यवसाय है, तो शुरू से आखिरी तक उसमें जुट करके रहना पड़ता है। तो किसान पता करे अपने क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म बेहतर है, किसका वो चयन करेगा अपने लिए, तो वो सब सुनिश्चित करे। प्रतिरोधकता जो मैंने बात की, कीड़ा या बीमारी है तो उसके लिए प्रतिरोधकता है कि नहीं उस जाति में, ये सब सुनिश्चित करने के बाद बीज का चयन करें। आपने एक और बात बोली, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि अंकुरण क्षमता जो है वो पहले भाप लेना चाहिए। बिल्कुल। जब हम खरीफ की बात करते हैं, खरीफ में सोयाबीन एक प्रमुख फसल है हमारे मध्य प्रदेश की, और ऐसे में चूंकि बीज बहुत महंगा है और किसान भाई अगर और समय का बहुत अभाव रहता है उस समय पे, अगर बो दिया और फिर समय मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अंकुरण के लिए आदान, एक चीज पहले कहना चाहूंगा, कोई भी आदान समय से पहले एकदम बोने का समय आ गया उस समय बीज यदि हम लेने जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए कठिनाई होंगी व्यवहारिक। तो उसकी व्यवस्था हमको 15 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले कर लें और फिर ऐसी स्थिति में उस बीज का अंकुरण क्षमता ये ज्ञात करने का भी हमें पर्याप्त मौका मिल जाएगा। सही बात। तो इसका लाभ लें। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और किसान भाई जो हैं इन आदानों में विशेषकर ध्यान रख के अपने जो खेती क्रम को है उसको सही कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सर, बीज उपचार, क्योंकि बीज की हम बात कर रहे हैं। बीज की बात आ रही है तो बीज से ही जुड़ा बीज उपचार का मामला।
बीज उपचार में मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, अभी जायद का मौसम है, मूंग उड़द लगाते हैं, दलहन है तो जहाँ दलहन फसलों का उत्पादन हमारे किसान भाई ले रहे हैं, वहाँ उन्हें 3 प्रकार के बीज उपचार करने की हम अपेक्षा करते हैं। उनमें सबसे पहला तो होता है फफूंदनाशक के द्वारा उपचार, उसके बाद होता है कीटनाशक से उपचार, और तीसरा जो काला टीका, जो राइजोबियम का टीका किसान भाई कहते हैं, वो लगाएं। तो तीनों के अपने अपने महत्व हैं, उपयोगिता है, उसका फ़ायदा लेना है। हम फफूंदनाशक का उपयोग उसमें बीज जनित रोगों की आगमन ना हो उसके लिए कर रहे हैं। मूंग उड़द हम लगा रहे हैं तो उसमें रस चूसने वाले कीड़े, सफ़ेद मक्खी, जिससे पीला विषाणु आता है बाद में, तो ये समस्या नहीं आए उसके लिए हमें सर्वांगी कीटनाशक से उपचारित करना है। और काला टीका जो है हमारा नत्रजन का स्थिरीकरण करेगा, प्राकृतिक तौर पर जो नत्रजन वायुमंडल में उपलब्ध है वो जमीन में पौधों की गांठों में, जड़ों में गांठ बनाएगा, और गांठों के माध्यम से वो नत्रजन स्थिरीकरण होगा। और हमें कुल मिलाकर के जो ऊपर से कृत्रिम रूप से हम जो नत्रजन का उपयोग कर रहे हैं उसमें कमी हमारी होगी, तो ये फायदा हमको लेने की आवश्यकता है बीज उपचार से। बीज उपचार यदि कर लिया इन तीनों व्यवस्थाओं के द्वारा, तो निश्चित रूप से रोगों की समस्या काफ़ी लंबे समय तक नहीं आएगी, या होता है कई बार तो पूरी अवधि में नहीं आती, फसल अवधि। कीड़ों की समस्या बहुत दिन बाद आएगी, और जो टीका मैंने बात की दलहन में जहाँ भी लगता है तो वो टीका लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा नत्रजन की जो अलग से जो मात्रा देना है उसकी कमी होगी। तो ये फायदा किसान भाइयों को लेना है। सर एक प्रश्न यहाँ पर मुझे याद आ गया, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो हैं, अदानों की हम बात कर रहे हैं, बीज की हमने बात की है, तो ऐसे में किसान भाई जो हैं कई बार अपने घर का रखा हुआ बीज भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करना चाहिए? देखिए, घर का रखा बीज उपयोग किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर लेना है कि अच्छा ग्रेडिंग जिसको हम कहते हैं ना, उसका श्रेणीकरण वो कर ले, छना करके और सूपे वगैरह की मदद से उसमें से जो कचरा है वो अलग कर दें। हाँ, छना लें तो उसमें जो भी कमियां हैं, कटा फटा बीज है उसको अलग कर दें, है ना, तो वो कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और किसान भाइयों को ध्यान में रखना है कि उन्नत जातियों का तो हम पुराना अपने घर का बीज उपयोग कर सकते हैं, लेकिन संकर किस्मों की यदि हम बात कर रहे हैं तो संकर किस्मों में तो हर वर्ष नया बीज लेना, रिपीट नहीं कर सकते उसको, हाँ, उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। जो हमारे खेत में उत्पादित हुआ है, बीज मिला है, उसको हम नहीं लगा सकते। अच्छा। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन उन्नत बीज यदि किस्मों का लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा बीज भी हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। और अभी जैसे हमने रबी काटी है, अभी रबी का भंडारण करेंगे किसान भाई, गेहूं चना उसको अगले वर्ष यदि उपयोग करना है तो सुरक्षित भंडारण करें। बिल्कुल। यदि उसमें कीड़ा लग गया, डंक मार दिया, तो निश्चित रूप से उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित होगी, और आगे आने वाले समय में यदि ऐसा बीज हमने बुआई में लिया तो निश्चित रूप से हमें उसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भंडारण करते हैं तो उसमें भी आप ऐसा भंडारण करें जो कि आपके जो अदान है या बीज है वो अगले वर्ष भी सुरक्षित रूप से इस्तेमाल हो सके। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है जैव उर्वरक। बिल्कुल, जैव उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और जैव उर्वरक का उपयोग भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, जो जैव उर्वरक मैंने एक तो बता चुका हूँ, दलहन के साथ की जो चर्चा की थी राइजोबियम की, इसके अलावा जो है आपका एजोटोबैक्टर आता है और पीएस भी आता है। ये जैव उर्वरक हैं, और जैव उर्वरक जो है आपका ये प्राकृतिक रूप से जो आपका नत्रजन और स्फुर की आपूर्ति जो है अपनी फसलों को, पौधों को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो इनका उपयोग अपनी फसल के अनुसार करना है। यदि हमारी दलहन है तो राइजोबियम का उपयोग करना, अन्य फसलें हैं तो एजोटोबैक्टर और पीएस भी वहाँ पे हमको उपयोग करना है। और इससे निश्चित रूप से जो हमारी रासायनिक उर्वरक है उसकी खपत को हम कम कर पाएंगे। तो ये बहुत उपयोगी हैं। इनसे भूमि की जल धारण क्षमता भी बनेगी, भूमि में जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी पनपने का अवसर मिलेगा। तो निश्चित रूप से किसानों को जैव उर्वरकों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उर्वरक की हम बात कर रहे हैं और अदानों की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, बीज की हमने बात की। किसान भाइयों के लिए और कौन कौन से प्रमुख अदान होते हैं जो कि समय से पहले रखना चाहिए? इसके बाद आता है
आपका रासायनिक उर्वरक, अभी तो बिल्कुल। अपन ने जैव उर्वरक की जी। बात की, लेकिन जैव उर्वरक के बाद में महत्वपूर्ण आएगा रासायनिक उर्वरक। जी। उसमें मुख्य रूप से हम सामान्य रूप से कहते हैं कि 16 तत्वों की आपूर्ति हमारे पौधों को या फसल को लगती है। बिल्कुल। 16 में से 3 तत्व ऐसे हम बताते हैं कि नाइट्रोजन और स्फोर और पोटाश, जी। ये हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। तो इन्हें हमें निश्चित रूप से हर फसल में देना है, नाइट्रोजन, स्फोर और पोटाश की आपूर्ति। जी। अब फसल यदि दलहन है तो उसमें आपकी नाइट्रोजन की आपूर्ति, चूंकि हम राइजोबियम का टीका लगा रहे हैं, जी। तो कम लगेगी। यदि आपकी अन्य फसलें हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक लगेगी, स्फोर उससे कम लगेगा और पोटाश कम, उससे कम लगेगा। जी। तो ये अनुपात रहेगा सामान्य रूप से। और एक चीज हमारे देखने में आती है कि सामान्य रूप से किसान इन आदानों में मनमानी करते हैं, बिल्कुल सही विशेषकर बात है। खाद के संदर्भ में अपन बात कर रहे जी, हैं। जी। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति तो भरपूर करते हैं, सोयाबीन लगाया खूब नाइट्रोजन दे दिया, लेकिन पोटाश बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर दिया। तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पोटाश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन उसमें हरापन बढ़ाता है, पौधे में मुलायम जो है वो पन लाता जी। है, तो इसके कारण रस चूसने वाले कीड़े आकर्षित होते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये आकर्षित ना हो, अधिक नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए संतुलित नाइट्रोजन का उपयोग करें, उसमें मनमानी करने की जरूरत नहीं, अधिक उपयोग नहीं करना है। और पोटाश हमको इन रस चूसने वाले कीड़ों से लड़ने की ताकत देगा। बिल्कुल। तो पोटाश भी जो अनुशंसा है वो निश्चित रूप से उपयोग करना है। बिल्कुल। तो ये अनुशंसित जो मात्रा जो हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। सर, यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बिल्कुल। और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बिल्कुल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम जो हमारा विषय है उसके बारे में बात कर रहे हैं, खेती में प्रमुख जो आदान होते हैं उनके बारे में और उनकी उपयोगिता के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक है सतीश परसाई जी। और सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आदानों के बारे में और मुख्य रूप से रासायनिक जो उर्वरक है उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपने एक बात की कि अनुशंसित मात्रा पे हमें उर्वरक जो है इस्तेमाल करना चाहिए, पोटाश का इस्तेमाल भी करना चाहिए और नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। सर, ऐसा नहीं कि किसान भाइयों को रिपोर्ट कार्ड मिले और इस रिपोर्ट कार्ड के अनुरूप काम करना चाहिए? तो किसान को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा जी। उसको भूमि परीक्षण कराना चाहिए। अभी बहुत उपयुक्त समय है अप्रैल मई का। सामान्य रूप से जहाँ गर्मी की फसल नहीं लगी है वो तो खेत खाली है जी। तो खेत खाली की स्थिति में अपना नमूना लें। नमूना कैसे लेना इसका तरीका जाने, है ना। अपने क्षेत्र के मैदानी कार्यकर्ता से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इसमें मदद कर सकता है, कृषि विज्ञान केंद्र है वो मदद कर सकता है। जो भी माध्यम किसान के आसपास उपलब्ध है उसका फायदा लेते हुए मिट्टी का नमूना ले और मिट्टी का नमूना जो भी पास की प्रयोगशाला है वहां भेजे, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र की हो, कृषि महाविद्यालय की हो, कृषि विभाग की हो, या कई NGO भी आजकल अपनी प्रयोगशालाएं चला रहे हैं। चलित प्रयोगशाला भी
किसानों के लिए प्रदेश भर में घूमती जी। है। तो जहाँ अवसर मिले, जहाँ से वो फ़ायदा ले सके वो करवाएं, और ये समय तो उनके लिए मिट्टी परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बिल्कुल। अभी अनुशंसा मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं उसको, हम सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लें और आगे आने वाली फसल यदि सोयाबीन है या धान है किसान की, वो ले कर दे अपने जो जानकारी देगा उसमें, तो उसके अनुसार अनुशंसा मिल जाएगी। पीएच कितना है भूमि का, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है उसमें, बहुत सारी जानकारी आ जाएगी उसके अनुरूप ही फिर अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेगा, अनुरूप ही करना है। कई बार ऐसा होता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कोई अल्पता है हमारे खेत में, जी, कमी है। मान ली हाँ कमी है, जैसे गंधक की कमी है, कहीं जस्ता की कमी है, या कहीं बोरान की कमी है, तो ऐसे क्षेत्र विशेष भी उसमें हमारे सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमारे खेत में इस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, तो हमें उसकी भी आपूर्ति करने की व्यवस्था बनाने की संभावना बन जाएगी। अच्छा, नमूने जब लेते हैं तो खेत के तमाम हिस्सों से लेते हैं? तमाम हिस्सों से लेना है। उसमें सावधानी ये लेना है कि मेड़ के पास का हिस्सा नहीं लेना है जी। दूसरी सावधानी, कभी कभी अपने वृक्ष रहते हैं बड़े, हाँ। छायादार वृक्ष, जी। तो उस क्षेत्र की जहाँ छायादार वृक्ष है उसके नीचे नीचे की जमीन नहीं लेना हाँ, है। जी। किसी जगह पर अपन ने रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया है ज़्यादा पिछले समय में, सामान्य रूप में कॉर्नर पे, किनारे पे, सिने पे, तो वहाँ की जमीन नहीं लेना है। सामान्य रूप से बीज के जो नमूने हैं, हाँ। 1 एकड़ से 4-5 स्थान से नमूने ले सकते हैं। हाँ। 9 से 12 इंच गड्ढा, वी जो अंग्रेजी का वी आकार बनता है, जी। वी आकार का गड्ढा करते हैं, और उसमें से ये हम पहले तो 4-5 किलो का नमूना लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे पृथक्करण की, अब वो एक नया विषय हो जाएगा इसलिए समय यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, तो उसको आधा किलो की मात्रा तक सीमित लाते हैं, और उसके बाद में वो आधा किलो मात्रा को हम अपना गांव का नाम, किसान का नाम, सैंपल के रूप में फिर दे सकते हैं, पहचान, खेत की पहचान, वो सब जानकारी देते हुए वो सैंपल उसको देना है प्रयोगशाला। तो ये बहुत उपयुक्त समय है और किसान भाई जो है मिट्टी परीक्षण करके अनुशंसित मात्रा जो होती है उसको जान सकते हैं और तब जो है उनके आगे के जो क्रियाएं हैं वो कर सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं प्रमुख अदानों के बारे में, सर वापस इस पर फिर से लौटते हैं। और कीटनाशक एक बहुत प्रमुख बिंदु है, कीटनाशक किस तरीके से किसान भाई करना चाहिए? कीटनाशक में मैं ये कहना चाहूँगा एक महत्वपूर्ण आदान है, और शुरू से लेके आखिरी तक कई फसलों में कीटनाशक का उपयोग होता है। अब कीटनाशक का उपयोग जो होता है वो सामान्य रूप से हम यदि कहें तो 2 या 3 प्रकार के कीटनाशक हम उपयोग करते हैं। फसलों में तो 2 ही प्रकार की उपयोगिता है, एक दैहिक कीटनाशक या सर्वांगी कीटनाशक जिनको हम कहते हैं, और दूसरे स्पर्श या उदर विष जिनको कहते हैं। तो 2 प्रकार के कीटनाशक फसल में उपयोग में लिए जाते हैं। अब दैहिक या सर्वांगी कीटनाशक रस चूसने वाला कीड़ा यदि समस्या है हमारे लिए, सफ़ेद मक्खी है, माहो है, फुदका है, तो इनके लिए इनका उपयोग है जी। और काटने वाली इल्लियां हैं, काटने वाले और कीड़े हैं, आपकी भृंग है कोई, तो उनके लिए आपका स्पर्श या उदर विष लिए जाएंगे जी। और अनाज का भंडारण का ये समय है तो वहाँ प्रधूमक उपयोग करते हैं जी। तीसरे प्रकार के जो कीटनाशक की मैंने बात की थी, तो वो प्रधूमक रसायन उसमें उपयोग करना है, एल्यूमिनियम फास्फाइड जिसमें आता है, इथिलीन डाइब्रोमाइड जो आता है, तो ये भंडारण के समय में इनका उपयोगिता है। और जो कि समय भी है अभी भंडारण का, अभी बिल्कुल भंडारण का उपयुक्त समय है और तेज धूप है, तो तेज धूप का फायदा लेते हुए पहले तो हम अनाज को सुखाएं 2-3 दिन तक, कड़ी धूप दे, नमी कम हो गई तो आधी कीट समस्या तो हमने उस पे वैसे ही सुरक्षित कर ली। सही बात है। उसके बाद यदि आवश्यकता है तो ये प्रधूमक रसायनों का उपयोग करें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों को ये विशेषकर ध्यान रखना है, जब भंडारण का समय आता है तो अपनी फसल को जो है वो सुखा के रखें, जिससे कि आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, यहाँ रखते हैं हम खबरें खेती के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। संपूर्ण खाद्य सुरक्षा तय करने पर जोर, रायसेन में 3 दिवसीय कृषि कुंभ, देश में खाद एवं बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, राज्यपाल ने कन्हारी कला में बांटे दुधारू पशु, और कंबाइन हार्वेस्टरों को टोल से मिलेगी छूट। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से।
केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की संपूर्ण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने फसलों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने और किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करनी है। मुझको खुशी है कि गेहूं, चावल एवं अन्य अन्न के तो हमारे भंडार भरे हैं। हमने प्रगति बहुत की है, लेकिन दलहन की कमी है। इसका हमें आयात करना पड़ता है। तेल का भी आयात करना पड़ता है। इसीलिए संपूर्ण खाद्य सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। रायसेन में 3 दिवसीय कृषि कुंभ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर का उन्नत कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस आयोजन में किसानों को प्रयोगशाला से खेत तक और बीज से बाजार तक की पूरी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई गई। इस 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया, जबकि समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन केवल मेला नहीं बल्कि किसानों के लिए खेती में बदलाव का बड़ा अवसर है। दशहरा मैदान में आयोजित इस मेले में करीब 300 स्टॉल लगाए गए, जहां खेती के हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिली। इसमें उन्नत बीज और उर्वरक, ड्रोन और आधुनिक कृषि मशीनें, सूक्ष्म सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और बाजार व्यवस्था, एफपीओ, स्टार्टअप और डिजिटल कृषि जैसे क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी किसानों को दी गई। केंद्र सरकार ने खरीफ की आगामी फसल के लिए बीजों और कृषि रसायनों की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया है। भारत के पास खरीफ की उर्वरक की जरूरत पूरी करने के लिए 46% शुरुआती स्टॉक है, जबकि इसका सामान्य स्तर 30% है। कृषि मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने बताया कि हमारे आकलन के अनुसार खरीफ फसलों की आगामी बुआई लगभग 391 लाख हेक्टेयर होने की उम्मीद है। इसके लिए 300 लाख टन उर्वरकों की जरूरत होगी। श्री द्विवेदी ने बताया कि हमारे पास अभी 180 लाख टन का स्टॉक है और ये 46% है। बहरहाल व्यावहारिक नियम के अनुसार शुरुआती स्टॉक 30% होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खरीफ 2026 के लिए बीजों की कुल अनुमानित आवश्यकता 166.46 लाख क्विंटल है, जबकि उपलब्धता 185.74 लाख क्विंटल है। लिहाजा 19.29 लाख टन बीजों का अधिशेष है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि वर्तमान समय जनजातीय समाज के विकास का अभूतपूर्व काल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता जनजातीय वर्ग का समग्र विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण है। वे मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के कन्हरी कला में आयोजित दुधारू पशु वितरण एवं स्वास्थ्य शिविर को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिलों के कुल 94 बेगा हितग्राहियों को मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत पशु वितरित किए। राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय समाज के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री लखन पटेल ने पशुपालन को रोजगार और आय का मजबूत आधार बताते हुए पशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और बीमा पर ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अब कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क संग्रहण से छूट रहेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर आवश्यक कृषि उपकरण हैं। टोल मार्गों पर टोल छूट दिए जाने से हार्वेस्टर की परिवहन लागत में कमी आएगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव कृषि उपज के मूल्य पर होगा। यह निर्णय कृषकों के लिए हितकर सिद्ध होगा। डॉक्टर यादव ने यह निर्देश मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में दिए। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने इंदौर जिले के ग्राम अरण्या में अत्याधुनिक ग्रेडिंग एवं कलर सॉर्टिंग प्लांट के शुभारंभ को कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के माध्यम से किसानों और व्यापारियों को बेहतर गुणवत्ता, पारदर्शिता और तेज प्रोसेसिंग की सुविधा मिलेगी। ऐसे आधुनिक प्लांट किसानों को उन्नत ग्रेडिंग सुविधा प्रदान कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुंच आसान बनाएंगे। श्री कंषाना ने जानकारी दी कि इस प्लांट में कच्चे माल को हॉपर में डालकर सफाई, ग्रेडिंग और रंग के आधार पर छटाई की जाती है।
इसमें लगे फोटो सेंसर और हाई स्पीड कैमरे खराब या रंगहीन दानों की पहचान कर उन्हें अलग कर देते हैं। यह तकनीक गेहूं, चावल, चना, मूंगफली, तुलसी, कलौंजी, चिया सीड्स और किनवा जैसे विभिन्न अनाज एवं बीजों के लिए उपयोगी है। कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में प्याज एवं लहसुन की उन्नत खेती पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुणे द्वारा वित्त पोषित अखिल भारतीय नेटवर्क अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने किसानों को प्याज एवं लहसुन की वैज्ञानिक खेती, उन्नत किस्मों तथा आधुनिक भंडारण तकनीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के पश्चात पात्र किसानों को कृषि किट वितरित की गई, जिसमें जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक शामिल थे। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों ने किसानों का मार्गदर्शन किया। गुना जिले के ग्राम जोहरी बरोदिया में किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को साफ तौर पर समझाया गया कि फसल कटाई के बाद पराली यानी नरवाई जलाना नुकसानदायक है। अधिकारियों ने बताया कि इससे जमीन की ताकत कम होती है, साथ ही पर्यावरण भी खराब होता है, जिससे आगे की फसल पर असर पड़ता है। किसानों को इसके बेहतर विकल्प भी बताए गए। नरवाई से भूसा बनाने की तकनीक समझाई गई। कार्यक्रम में तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी और गांव के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के हमारे अंक में हम इतना ही, और हमने जाना किस तरीके से कृषि आदानों की उपयोगिता होती है और कैसे हमारे किसान भाइयों को इस्तेमाल में लेकर आना है और समय समय पे अपडेट होना है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।